Hello everyone, let's begin with the one more question, one more type of the chapter 5 admission of partner, that is the conversion of the fixed capital account to fluctuating capital account. आपको जो fluctuating capital account में उसको convert करना है. आपको पता है ना, fixed capital account में दो अकाउंट बनते हैं हमारे, एक होता है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब हमने दोनों अकाउंट को क्या करना है, एक बनाना है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में आप सिर्फ एक ही अकाउंट को जो है आप फॉलो करते हैं, दैट इज़ ओनली प्रिपरेशन ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट. सो हमें उसे कैसे करना है, हमारे साथ एक सिंपल जर्नल एंट्री, उसको हमें यहाँ समझ में आ जाएगा तो आप इजीली कर पाएंगे. तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर. हमें यहाँ ले रही हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 51. ये टी एस ग्रेवाल 2020 का एडिशन है, पेज नंबर है 5.60. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. जस्ट सी द क्वेश्चन हियर. आपको कन्वर्ट करना फिक्स कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग में. जस्ट सी द क्वेश्चन. ए बी कितने हैं, दो पार्टनर हैं, उनकी जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है, जो ओल्ड रेशियो वो इक्वल है. हमारे यहाँ पर जो है, जब मैंने लाइबिलिटीज़ और एसेट्स देखा तो मुझे 9 आइटम्स को पहले आइडेंटिफाई करना है. जो 5 आइटम्स होती है लाइबिलिटीज़ में और जो 4 होती हैं एसेट्स में, उनमें से कोई भी आइटम आपको मिलता है तो आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग दी पार्टनर्स. सो लेट्स सी हियर. हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, हमारे पास करंट अकाउंट है. अगर आपके पास ये फिक्स कैपिटल अकाउंट कहीं लिखा भी नहीं होता ना, तो आपको इनके बैलेंसेस से पता चल जाता कि ये जो क्वेश्चन है ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का है, क्योंकि आपको पता है ना फिक्स कैपिटल अकाउंट में ही करंट अकाउंट हम शो करते हैं, राइट. सो क्रेडिटर से बीपीए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आइटम यहाँ नहीं है. यहाँ पर देख लेते हैं एक बार. लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीव, बैंक, यहाँ भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर आइटम नहीं है. सो लेट्स सी फर्दर. सी एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए. सी लेके आता है कैपिटल 2.5 लाख की. गुडविल जो है इनकी एग्रीड होती है नेल. तो गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में हमें कोई ट्रीटमेंट करना ही नहीं है. फिर उसके बाद दिया है यहाँ पे, इट वॉज फाउंड दैट द क्रेडिटर्स इंक्लूडेड अ सम ऑफ ₹50,000 विच वॉज नॉट टू बी पेड. अब वो पेड नहीं करना है, राइट ऑफ हो चुका है, तो क्रेडिटर्स को 15,000 जो पैसा है बाहर वालों को फर्म को नहीं देना है. यानी कि क्रेडिटर्स हमारे 2,60,000 में से 15,000 अब क्या हो गए, कम हो गए. डिक्रीज इन लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब बिजनेस की कम होती है तो ये हैप्पी सिचुएशन है. और लाइबिलिटीज और एसेट्स में जब भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो हमें कहाँ दिखाना है इसको, रीवैल्यूएशन में. एंड हैप्पी साइड रीवैल्यूएशन में कहाँ दिखाओगे आप, क्रेडिट साइड, डिक्रीज इन लाइबिलिटी. देन वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम. यहाँ पे मेरे पास कोई रिजर्व नहीं है, तो ये पूरा का पूरा क्लेम हमारे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटी हमारी यहाँ क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी. और ये तो सैड सिचुएशन फॉर द बिजनेस. और सैड सिचुएशन रिवैल्यूएशन में आप कहाँ दिखाओगे, फर्म के डेबिट साइड में. प्रोविजन क्रिएट हो रहा है 10% डेटर. बेटा डेटर्स हमारे जो है यहाँ पे 1,40,000 के 10% क्रिएट कर दोगे. फिर दे रखा इट वॉज डिसाइडेड हैंड स्पोर्ट्स फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मैथड. फिक्स से दे नाउ चेंज कन्वर्ट द मैथड इनटू फ्लक्चुएटिंग मैथड, कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर एक और एडजस्टमेंट यहाँ है. बिल्स एक्सेप्टेड ऑफ 40,000 इशूड बाय क्रेडिटर रिकॉर्डेड इन द बुक्स. आपकी बुक्स में जो बिल्स हमने रिकॉर्ड किए थे, एक्सेप्ट किए थे, वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है. अगर आपको बिल एक्सचेंज याद हो, ड्रॉर बुक्स, ड्रॉई बुक याद है ना, हमारी पहली एंट्री ड्रॉर बुक में क्या होती थी, डेटर्स अकाउंट यानी कि ड्रॉय अकाउंट डेबिट टू, BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई. क्या होता था हमारा वहाँ पे, हाँ याद करके बताओ, हमारा वो होता था वहाँ पे डेटर होता था. हमारी एक जो है हमारी एक एसेट्स बढ़ जाती थी तो हम एंट्री बनाते थे वहाँ पे BR अकाउंट, हम एंट्री बनाते थे BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ठीक है. और ड्रॉई की बुक में क्या बनाते थे हम लोग, हम वहाँ बनाते थे एंट्री ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू BP, बिल बिंग एक्सेप्टेड, बिल मेड. बिल बनाया आपने और दिया किसको, ड्रॉई को दिया, ठीक है. आपने बिल एक्सेप्टेंस दी है किसके बिल के, ड्रॉर के बिल को. यही होती थी ना. हमने बेटा ईयरली एंट्री की ही नहीं, इट मीन्स कि हमने क्रेडिटर्स को डेबिट नहीं किया, ठीक है, और BP को हमने क्रेडिट नहीं किया तो करना पड़ेगा. यानी क्रेडिटर्स को क्या करोगे आप, हमारी एक लाइबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे, हमें कम करनी पड़ेगी. क्रेडिटर्स जब हमारे डेबिट होते हैं तो इट मीन्स लाइबिलिटी कम हुई है, और BP हमारी क्या हुई है, हमारी एक लाइबिलिटी बढ़ी है. एक लाइबिलिटी कम हुई है, एक लाइबिलिटी कम बढ़ी है, तो उससे हमारी बुक्स पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट हमारे क्रेडिटर्स और BP के अमाउंट में बेटा यहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा. आपका BP का अमाउंट जो है इंक्रीज़ हो जाएगा और क्रेडिटर का अमाउंट क्या हो जाएगा, इससे डिक्रीज़ हो जाएगा. समझ में आई. तो जनरलाइजेशन अगर आपको आती है तो आपको बेटा कहीं भी मार्क आने की ज़रूरत नहीं है. आपको ईजिली क्वेश्चंस में ट्रीटमेंट आप समझ में आ जाएंगे. जहाँ प्रॉब्लम आती है आप जनरल एंट्री बना दीजिए, सीधा आपको क्लियर हो जाएगा. देन है बेटा ए प्रोवाइड्स
1 लाख लोन टू द बिजनेस, बिजनेस को लोन दिया है, इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए 12% पर एनम। सो जब लोन देगा बिजनेस को तो बिजनेस में क्या आया, फर्म में क्या आया, बैंक आया, लोन कैश या बैंक के फॉर्म में आएगा, ठीक है। और टू एज लोन बिजनेस के लिए क्या बन गई बेटा, लायबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री होगी। तो हमने जब एसेट्स ये दोनों हमारी कहाँ ट्रीट होनी चाहिए, एज पर दी जर्नल, हमारे बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा और एज लोन हमारी लायबिलिटी भी साथ में बढ़ जाएगी 1 लाख से, और कहीं ट्रीटमेंट ही नहीं जाना हमारा, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन नाउ। सो सबसे पहले बेटा हमारा एक क्रेडिटर्स था, वो क्या हो गया था, कम हो गए थे ना। कितने के क्रेडिटर्स कम हो गए थे हमारे क्वेश्चन में, 15,000 की, ठीक है। एक हमारा क्लेम आया था टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, बेटा फुल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, 20,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने एक प्रोविज़न क्रिएट किया था, प्रोविज़न ऑन डाउटफुल टैक्स, वो करना था हमें 10% करना था, और हमारा अमाउंट था 1,40,000। आपका आ जाएगा ये 5,000। 10% ऑफ 1,40,000 विल बी, बेटा प्रोविज़न उसने कहा आपको जो मेंटेन करना है ना, वो आपको डेटर्स पे करना है। हमारे डेटर्स इस क्वेश्चन में है वो है 1,50,000, ठीक है। एंड इसमें से प्रोविज़न ऑलरेडी जो क्रिएटेड है वो 10,000 का क्रिएटेड है। इसने कहा आपको जो एक न्यू प्रोविज़न बनाना है, आपने अपनी लाइबिलिटीज़ को बढ़ा लिया है, 10% क्रिएट करना है डेटर्स पे। तो जब आप 10% आपको बोला गया 10 क्रिएट करना है डेटर्स पे, तो द अमाउंट शुड बी 15,000। तो डेटर्स पे जो है 10% जब आप क्रिएट करोगे 1,50,000 पे, तो आपके डेटर्स कितने हो गए अब, 15,000, ठीक है। तो 15,000 अब आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है। और पहले कितने थे, जो पास में कितना अमाउंट था आपकी प्रोविजंस का, 10,000। तो आपकी कितनी जो हमारी जो लाइबिलिटी है ना प्रोविजन, तो बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, हमने डिफरेंस को देखना है बेटा। यहाँ हमने उसके अमाउंट को नहीं लिखना होता है, यहाँ पे हमने डिफरेंस को लिखना होता है। तो हमारा पहले थी बुक्स में अगर आप देखोगे 10,000 थी, हमने अभी कैलकुलेट करी तो वही है 15,000। तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है, तो यहाँ हम बेटा लिखेंगे 15,000, ठीक है। आप डायरेक्टली अमाउंट नहीं लिखोगे यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब आपके पास कोई और आइटम है नहीं, आप इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू बीज कैपिटल। हमारी ओल्ड रेशो थी इक्वल, और न्यू रेशो 1/4 शेयर था, तो ओल्ड रेशो जो है वही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। ये अमाउंट आ जाएगा आपका 10,000 का, आप जो इसको क्लोज कर लेंगे। अब आए अपने मेन वर्क पे, हमें कन्वर्ट करना है पार्टनर्स करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में। हमें सारे बैलेंसेस, अब हमने सिर्फ एक अकाउंट को मेंटेन रखना है, तो मुझे पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, आपको बेटा क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, अब आप इसका बैलेंस CD नहीं करोगे, अब आपका जो सारा का सारा बैलेंस है ना इसका, वो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। तो जो हमारी एंट्री बनती है ना इसको ट्रांसफ़र करने की, वो होती है, तो जनरल एंट्री होती है हमारी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द करंट अकाउंट बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये अकाउंट हमें क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी ना आपकी, अगर बैलेंसिंग फिगर मेरी आती है डेबिट में, अगर वो आती है डेबिट में, तो हम लिखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। अगर वो बैलेंसिंग फिगर आती है मेरी क्रेडिट में, तो हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। फिर वो बैलेंसेस जो यहाँ आएंगे वो हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। अगर वो आते क्रेडिट में, तो वो ट्रांसफर हो जाएंगे हमारे डेबिट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। नाउ लेट्स सी हाउ वी विल बिगिन विद द प्रोसेस। सो हियर, तो सबसे पहले हम लोग करंट अकाउंट के बैलेंसेस लिखेंगे। यहाँ हमें C अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे AB है करंट अकाउंट बैलेंसेस गिवन है उनके 80,000 और बेटा 60,000, ठीक है। तो हम जो है हम लिखते थे ना, यहाँ पे हमारी जो अप्रोच थी BCPRA की जो अप्रोच होती थी, उसको हम यहाँ फॉलो कर लेंगे। कैसे फॉलो करोगे, देखो यहाँ पे बैलेंस है, बैलेंस हमने लिख दिया। C फॉर मतलब कैश ऑफ द न्यू पार्टनर, वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, राइट। P मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, वो इस क्वेश्चन में हमारे पास है नहीं। और R मतलब आपका रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, वो हमारा यहाँ है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे रीवैल्यूएशन टू रीवैल्यूएशन लॉस। A का आया 5,000 और B का आया बेटा 5,000, ठीक है, ये आ गया। और R एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस भी इस क्वेश्चन में हमारे पास नहीं है, तो सिंपली हमने इसको क्लोज कर देना है। आप बैलेंसेस आ जाएंगे, तो हमने अब बैलेंस CD नहीं लिखना, क्योंकि हमने इसको अब कैरी फॉरवर्ड थोड़ा ना करना नेक्स्ट ईयर के लिए, हमने इसको क्लोज करना। तो यहाँ आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
तो ये आपको ध्यान रखना है। नहीं तो अगर सिंपल अगर हम लोग अभी भी यही अकाउंट चला रहे होते तो हम यहाँ पे लिखते टू बैलेंस CD, ठीक है। तो पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल के हमारे जो बैलेंसेज आ जाएंगे 80,000 में से 5,000 75,000 आ गए, और 60,000 में से 5,000 गए तो बेटा 55,000 आ गया। और ये अकाउंट्स के बैलेंसेज हमारे यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। बट वी विल स्टार्ट विद द हमारे बैलेंसेज क्या हैं, बाय बैलेंस BD हमारे दे रखे हैं AB के 3 लाख है बेटा, 2 लाख है। C के लिए क्या है, 2 कैश है, बैंक दोनों आप लिख सकते हैं बैंक, ठीक है। और C की कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस में 2,50,000 की, वो कर दी। अब जो है हमारे पास ये करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है, ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। 75,000 आ गया बेटा A में और 55,000 आ गया बेटा B में, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास इस क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें सिर्फ इसको क्लोज करके BD's बैलेंसेस निकाल लेने हैं CD के। तो क्लोज करके बैलेंसिंग फिगर लिख दिया हमने A, B और C के, ठीक है। अब हमने सिंपली इनको ट्रांसफ़र कर देना अपने बैलेंस शीट में। नेक्स्ट हम बैलेंस शीट करेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट में हमने कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज़ जब हम देखते हैं बुक में तो वो उसमें हमारा कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, तो उसमें आ जाएगा हमारा A का, B का और C का। ये जो हमारे बैलेंसेस यहाँ आए हुए हैं ना, यहाँ पे वाले, इनको हम लिख देंगे। A का है 3,75,000, 2,55,000। उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, उसे हमें अभी लिखना नहीं क्योंकि हमारा अब कन्वर्जन हो चुका है। उसके बाद हमारे पास क्रेडिटर्स गिवन है क्वेश्चन में। क्रेडिटर्स हमारे पास पुराने गिवन थे 2,60,000 के, ठीक है। और देखो हमने यहाँ पे क्रेडिटर्स हमने अपने कम भी कर दिए थे 15,000 के। और एक एंट्री और थी हमारी जिसमें जो है बिल रिसीवेबल, जो बिल एक्सेप्ट किया था हमने, रिकॉर्ड नहीं किया था ना, इशूड बाय क्रेडिटर्स को ने जो इशू किया था, तो उसकी जो जनरल एंट्री बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू BP। अमाउंट कितना था उसका, 40,000 का था। उसका अमाउंट था बेटा 40,000, यानी कि हमारी एक BP एक लायबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी, और एक लायबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा हमारा उस एंट्री से आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसकी एंट्री, जनरल एंट्री हमारी ये बनेगी। तो इसको कैसे पोस्ट करना है, हमने जो क्रेडिटर्स है वो भी कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे बेटा, 40,000, ठीक है। तो आपकी जो फिगर आएगी उसमें आएगी आपके अब 2,05,000। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है BP अमाउंट हमारा पहले वाला था 1 लाख का, ठीक है। और ये जो 40,000 है वो वहाँ पे बड़े हुए तो है ना, तो हमने बिल एक्सेप्ट नहीं किया था, तो ये हो जाएगा 1,40,000। उसके बाद हमारी क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अराइज हुआ था, ठीक है। लायबिलिटी बढ़ी थी ना 20,000 की, राइट, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक लोन भी था, एज लोन, A ने लोन दिया था बिजनेस को, ठीक है। तो A जब लोन देगा तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन। फर्म की लायबिलिटी बढ़ गई ना, कितने का लोन दिया था उसने, 1 लाख का। इंटरेस्ट की यहाँ पे कोई डीलिंग नहीं होगी, वहाँ पे उसने कुछ लिखा नहीं आउटस्टैंडिंग एंड ऑल, ठीक है। देन हेयर बेटा आपका आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग है, एसेट्स में 3 लाख आ रहा है, कोई चेंज नहीं था क्वेश्चन में। उसके बाद है बेटा प्लांट एंड मशीनरी में भी कोई चेंज नहीं था, 2 लाख अमाउंट आ जाएगा उसका, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पे फर्नीचर एंड फिटिंग में भी कोई चेंज नहीं था, 50,000 आ जाएगा। उसके बाद बच्चे था स्टॉक, नो चेंज, दैट इज़ 1,50,000। हाँ, अब चेंज वाला पॉइंट आ गया है, वो आ गया हमारा डेटर्स का, तो 1.5 लाख का है। अब उसने कहा था ना हमने 10% क्रिएट करना है, तो अब आपका जो है 10% इसका कितना हो जाएगा, 15,000, ठीक है। पहले 10,000 था, 15,000 मेंटेन करना, 5,000 अब की हमारी यहाँ पे क्या हो गई थी, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई थी। हमें एक्चुअल अमाउंट यहाँ लिखना है, वहाँ तो डिफरेंस ही लिखना है रिवैल्यूएशन में, 1,35,000, ठीक है। उसके बाद आपका है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल में आपका अमाउंट जो गिवन है वो कितना है, 1 लाख, ठीक है, सॉरी 60,000। देन है आपके पास बैंक है, बैंक में अमाउंट आपको गिवन है बेटा 1 लाख रुपए का, जिसमें से आपने जो है एक कैपिटल जो C की वो आई है, ठीक है, 1.5 लाख की। और बेटा 1 लाख का और क्या आया है बिजनेस में, जी बिल्कुल ये लोन आया है। हमने भी जनरलाइज एंट्री ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन, तो ये बिल्कुल नहीं भूलना हमने, हमें किसी भी एंट्री को जनरलाइजेशन करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो अमाउंट आ गया बेटा 4,50,000। क्लोज कर दो सिंपली, कुछ नहीं रहा अब क्वेश्चन में। अब आ गया 13,45,000 आ गया आपका लायबिलिटी का टोटल, और 13,45,000 टोटल आ गया आपका एसेट्स का टोटल। सो
So that's it for the conversion of fixed capital account to fluctuating capital account. Thank you.